सो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो पोर्चुगीज़ हैं वो एक नए सी रूट की डिस्कवरी करते हैं और इस सी रूट की डिस्कवरी के चलते वो लोग एक प्रॉपर ट्रेड चैनल एस्टैब्लिश करते हैं। वहाँ पोर्चुगल के जो राजा हैं उसके थ्रू एक कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी का नाम एस्ट्रोडा द इंडिया कंपनी होती है और वही कंपनी आगे ट्रेड कर रही होती है। लेकिन उन लोगों को इम्पॉर्टेंट था कि वो अरेबियन सी को कंट्रोल करे। तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उनके जो इम्पॉर्टेंट ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज अपनाते हैं। तो एल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आया जो सेकंड गवर्नर था और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कोस्टल एरियाज़ के छोटी मोटी टेरिटरीज़ को वो अपना कंप्लीट कंट्रोल लेकर के चलें। और इसी तर्क के आधार पर उसने एक नई पॉलिसी निकाली जिसको पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म कहते हैं। औपनिवेशवाद की पॉलिसी या कॉलोनियल एम्पायर या कॉलोनियल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में यही अल्बुकर्क ने शुरुआत करी थी। बाद में आगे चल करके इंडिया टोटली इंपीरियल बना, वो बात अलग है, ब्रिटिशर्स के अधीन में रह करके। बट ये शुरुआत किसने करी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी चिंगारी किसने भरी, तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अब क्या होता है ये पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म? आप किसी दूसरे कंट्री यानी कि पोर्चुगल से आए हो, आपकी हुकूमत वहाँ चलती है, मगर आप किसी फॉरेन टेरिटरी यानी इंडिया में एक जगह है गोवा, वहाँ आए, आपने गोवा कैप्चर किया, वहाँ के राजा महाराजा लोकल अथॉरिटी से उसका कंट्रोल अधिकार छीना, लड़ा और उसके बाद उस फॉरेन टेरिटरी पर अपना साम्राज्य चलाया, अपना रूल चलाया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंपीरियलिज्म। जब कोई विदेशी ताकत विदेशों से आकर के हमारे देश के अंदर किसी एरिया पर राज करेगी तो उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? टेरिटरीज कैप्चर करो और अपना ट्रेड एक्सपैंड करो। और इसी क्रोनोलॉजी में 1510 में उसने क्या किया? गोवा पर धावा बोल दिया। गोवा जो उस टाइम पर बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के अंडर में रहता था, बहुत ही अनयूज्ड टेरिटरी थी क्योंकि बीजापुर सुल्तान तो बहुत ज़्यादा कोई नेवी डेवलप करके गोवा को एज अ कोस्ट के तौर पर तो यूज़ कर नहीं रहा था। बट पोर्चुगीज़ के लिए गोवा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनको जितना भी ट्रेड वहाँ से होता था उसके लिए एक हेडक्वार्टर की ज़रूरत थी जहाँ से वो थोड़ा सा सदर्न कोस्टल और थोड़ा नॉर्दर्न कोस्टल यानी कि गोवा से गुजरात तक की रीच भी इजी थी। देखिए, अगर आप गोवा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो वेस्ट कोस्ट के मिड में पड़ता है गोवा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ ऊपर के कोस्ट भी इजी हैं और यहाँ से यहाँ नीचे के कोस्ट को कवर करना भी इनके लिए इजी था। तो 1510 में पूछेगा कि किसने गोवा कैप्चर करा, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद एक नीनो डी कूना आया, इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गोवा में। अब गोवा इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनी। तो जब गोवा इनकी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनी तो उसने बोला कि यार यहाँ से नॉर्थ साउथ दोनों कंट्रोल करना इजी है, तो इसने उसको कैपिटल बना दी। और आप ध्यान दें 1930 से लेकर के 1961 तक गोवा इन्हीं के पास रहा है एज अ कैपिटल। इसी क्रोनोलॉजी में नीना डुकूना ने इंपीरियलिज्म की जो आवाज़ है या कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाया और ही एक्वायर्ड दियू एंड बसाई फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। गुजरात में उस समय मुगलों के अंडर में एक बहादुर शाह उनका जनरल था, वो काम कर रहा था। उसके पास थोड़े बहुत सोवरिनिटी यानी स्वतंत्रता थी अपने क्षेत्र को चलाने की। बट गोवा ने ये वाले टेरिटरीज भी ले लिए। चौथा गवर्नर हमको पढ़ना है अल्फांसो डिसूजा। 1540 में इसके समय फ्रांसिस सेंट जेवियर इंडिया आते हैं। फ्रांसिस सेंट जेवियर ये क्रिश्चियन फादर होते हैं, एक क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर होते हैं जो इंडिया में आते हैं और जहाँ जहाँ पोर्चुगीज़ की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ट्रेड राइट्स हैं, उन टेरिटरीज में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग सर। उस जमाने में फ्रांसिस सेंट जेवियर को ऐसा बोला जाता है कि इसने इंडिया के खासतौर पर केरला और तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा। एंड इट इज सेड ही अलोन कन्वर्टेड मोर देन 7 लाख पीपल इनटू क्रिश्चियनिटीज। केरला के क्रिश्चियन सबसे पुराने क्रिश्चियंस माने जाते हैं इंडिया के अंदर।
और इनका फ्रांसिस जेवियर का मम्मी यानी कि उनकी जो डेड बॉडी है, प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, वो गोवा में रखी गई है। गोवा में बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जिसमें से ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट टू हैव अ चर्च इन इंडिया। तो ये 4 जो गवर्नर्स हैं इनको याद रखना है, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन याद रखना है। और एक कंक्लूसिव कंट्रीब्यूशन और है पोर्चुगीज़ का इंडिया में। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सिर्फ यहाँ से ट्रेड करके सामान नहीं ले जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ों को ये इंडिया में भी एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से। जिसमें ऐसा बोला जाता है कि पोटैटो, आलू, जो आप आज हर सब्जी के अंदर डालते हो, बिना आलू के कुछ है ही नहीं इंडियंस का खाना पीना। पोटैटो ये लेकर के आए, टमाटो ये लेकर के आए, टबैको, धूम्रपान ये लेकर के आए, मेज़ ये लेकर के आए, चिलीज़ ये लेकर के आए, और इस तरीके से कुछ और प्रोडक्ट्स भी लेकर के आए। जैसे ये लोग लेकर के आए पपाया, आप जो खाना में खाते हो पपाया, जो कैश्यू नट्स हैं, कैश्यू नट्स यानी कि काजू, ये लेकर के आए हैं। पाइनएप्पल ये लेकर के आए हैं, ऐसा बोला जाता है कि पाइनएप्पल ये लेकर के आए हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इनकी उगाई, इनकी खेती इनके द्वारा शुरू की गई थी। सो कुछ यूरोपियंस, जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट करा, किस टाइप के प्रोडक्शन स्टार्ट करे, यूरोपियंस ने किस टाइप के प्रोडक्शन स्टार्ट करे, उसमें ये पूछा जाता है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्चुगीज़ का इंडिया में है प्रिंटिंग प्रेस। सर, प्रिंटिंग प्रेस आधुनिक मशीन जिसके थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को प्रिंट कर सकते थे, अनलिमिटेड कंटेंट को बहुत कम टाइम पर लिख सकते थे। देखो, इससे पहले क्या होता होगा, लोग हाथ से किताब लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे, उसी की कॉपी अगर बनानी है तो उसको भी फिर से हाथ से लिखना है। सो द सेम नॉलेज दैट हैज़ टू बी प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉपीज नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। बट प्रिंटिंग प्रेस से ये काम बहुत आसान हो गया। 1556 में ऐसा बोला जाता है कि गोवा में इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की थी, और उसके पीछे का कारण था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। मतलब प्रिंटिंग प्रेस से ये इंडिया में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को कैसे प्रमोट किया जाए। प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल या फिर क्रिश्चियनिटी के थॉट्स की किताबें छापी जाएंगी, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाएंगी, लाखों में कॉपीज़ बनाई जाएंगी, लाखों लोगों तक उसको पहुँचाया जाएगा और उनको धर्मांतरण की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। और यही चीज़ इन्होंने की और सफल भी हुए। सो पहली किताब जो इंडिया में गोवा में इस प्रिंटिंग प्रेस से छप के आई है, उसका नाम था सेंट पीटर चरित। देखो, इन्होंने सेंट पीटर का हिंदी का चरित भी डाल दिया है, और ये मराठी लैंग्वेज में प्रिंट की गई थी। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर, मराठी लैंग्वेज में, क्योंकि गोवा और ये इस तरफ मराठी लैंग्वेज ही ज़्यादा चलती थी, तो इस लैंग्वेज में। और ऐसा बोला जाता है कि तेलुगु में भी इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी और उसमें भी किताबें छापना स्टार्ट करा, क्योंकि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु ये सब चलता था। तो पहली तेलुगु बुक जो थी वो बाइबल थी इंडिया की, जो प्रिंटिंग प्रेस से छपी थी। सो इस टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशंस और करे इन्होंने, तो बढ़िया चल रहा था इनका, मतलब इनका राज जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा था। कितना बढ़िया चल रहा था, इतना ज़्यादा बढ़िया चल रहा था कि लगभग ये लोग 1500 से लेकर के बहुत अच्छे लेवल पर ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। नियरली 1500 से लेकर के मोटा मोटा देखें तो 1700 AD के बीच में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स इन्होंने ठीक ठाक काम किया है। और इस 200 ईयर्स में भी 1500 से लेकर के लगभग 1612 तक इन्होंने बहुत अच्छा राज किया है। यानी कि 100 ईयर्स इनके बेमिसाल रहे हैं, 100 साल बेमिसाल व्यापार के, बहुत पैसा कमाया। सो दे हैड ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर 100 ईयर्स। क्यों ट्रेड मोनोपोली थी? बिकॉज ऑफ द ब्लू वाटर पॉलिसी। याद करो, इंडियन ओशियन में घुसने नहीं देना है, घुसेगा तो टैक्स, नहीं तो फिर। बट इनकी कहानी शुरुआत कौन करती है? एक तो इनकी कहानी बिगाड़ती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी कहानी इनकी बिगाड़ती है मराठास। ठीक है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी कहानी बिगाड़ती है, एक मराठा से इनकी कहानी बिगाड़ती है, और एक जो मुगल्स हैं उनके साथ भी इनके रिश्ते खट्टे होने लग जाएंगे, तो मुगल्स भी कहानी बिगाड़ देंगे। क्योंकि उस जमाने में नॉर्थ इंडिया मुगल्स के पास है, नीचे सेंट्रल इंडिया मराठास के पास है, और कोस्टल एरियाज
ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आती रहेगी धीरे धीरे करके, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके पावर में आती रहेगी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके साथ होते हैं, जैसे 1612 का एक बैटल ऑफ स्वाली है, जिसको बैटल ऑफ सूरत भी बोलते हैं। स्वाली सूरत में एक जगह है। इस जगह पर एक भीषण युद्ध होता है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज की कंपनी के बीच में। उधर से कहानी ये इस बैटल ऑफ स्वाली के अंदर ये आती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका इंट्रोडक्शन इंडिया में हो जाता है। वो मुगल बादशाह से इस सूरत पर फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ राइट्स एक्वायर करने में सक्षम हो रहे होते हैं, लेकिन एक ही जगह पर दो यूरोपियन राइवल्स की फैक्ट्री होना पॉसिबल नहीं था। और क्योंकि पोर्चुगीज के पहले ही से मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो वो मुगलों के साथ तो लड़ नहीं सकते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पसंद करा। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस बनी और इस विक्ट्री से मुगल्स बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत सारी जगहों पर, सूरत ही नहीं बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे करके ट्रेडिंग राइट्स दिए। और जैसे जैसे अंग्रेज़ों की मित्रता बढ़ती जाएगी यहाँ के राजाओं के साथ, दूसरे यूरोपियंस के खट्टे में चले जाएगी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट इनके साथ 1632 शाहजहां के साथ एक बैटल होता है, जिसको बैटल ऑफ हुगली बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ हुगली बोला जाता है। सो दिस बैटल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ हुगली 1632। क्यों? क्योंकि यहां पर हुगली अगर हम देखें तो कलकत्ता में एक जगह है। कलकत्ता के हुगली से जब हज यात्री यहाँ से जब हज पिलग्रिम्स मक्का मदीना की तरफ जाते थे तो उनको इंडियन ओशन से होकर के गुजरना पड़ता था। इंडियन ओशन में पोर्चुगीज का दबदबा था। ये लोग क्या करते थे? इंडियंस को पकड़ते थे, ज़बरदस्ती उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते थे, कन्वर्जन्स करते थे। जब कन्वर्जन्स की बात आई तो मुगल बादशाह को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अरे मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मारो इनको। और यहाँ से मुगलों के साथ और संबंध इनके कमज़ोर होते जाएंगे और ये कभी वापस ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मुगलों के टेरिटरी से भी इनकी छुट्टी हो गई। अब जो इनके पास सेंट्रल इंडिया के एरियाज थे जहाँ पर मराठास की एम्पायर चलती थी, वहाँ का पावरफुल रूलर होता था पेशवा। अब इनके रिश्ते पेशवा से भी खट्टे हुए। दे हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पेशवास एंड द मराठा कैप्चर सालसेट एंड बसाएं, जो इनके पास था 1739 में। सालसेट और बसाएं जो बम्बई के अगल बगल के दो इंपॉर्टेंट कोस्टल आइलैंड्स हैं, वहाँ पर भी इनके ट्रेडिंग सेंटर्स ख़त्म हो गए हैं। तो एक एक करके सूरत गया, बम्बई गया, सालसेट गया, हुगली गई, कई सारे टेरिटरीज इनके जो इन्होंने एक्सपैंड करने के लिए अपने फैक्ट्रीज बनाई थी ख़त्म हो गई। एंड फाइनली दे लॉस्ट ऑल द सेटलमेंट्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। इनके पास सिर्फ ये टेरिटरीज रह गई और ये टेरिटरीज इनके पास 1961 तक रही थी। तब हमने 1961 में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और इस ऑपरेशन विजय के तहत ये टेरिटरीज भी इंडिया के अंडर में आई। एक ट्रिक मैंने बताया है कि पोर्चुगीज के पास रह गई दादी जी। तो ये दादी जी का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे ले सकते हैं, पोर्चुगीज के पास क्या रह गई है? दा, दी और जी। तो दा से हो गया दादरा नगर हवेली, दी से हो गया दमन दीव, अब तो दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जी से हो गया आपका गोवा। तो दादरा एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन और गोवा, ये टेरिटरीज यूरोपियों के पास रही। और इस तरीके से जो यूरोपियंस है, इनमें से जो पोर्चुगीज है, इनका खात्मा हो गया। और आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने एंड पे ना इन चीज़ों के लिए माइंड मैप भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ के यार डाउनफॉल के लिए 3 सबसे बड़े कारण क्या थे, तो आप उसको मैप पे बना दो। ठीक है, आप उसको मैप पे बना दो। एक जगह हमको सूरत चाहिए, एक जगह हमको हुगली चाहिए, और एक जगह हम लोगों को यहाँ पर बसाई एंड सालसेट चाहिए। ये 2 जगह हम लोगों को याद रखनी है, ये 2 टेरिटरीज। सूरत में क्या होता है? 1612 में स्वाली का बैटल होता है। ये बैटल किसके साथ होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है।
हुगली का युद्ध 1632 में होता है, किसके साथ होता है? तो ये मुगल्स के साथ होता है। शाहजहां होता है इसमें उस टाइम पर मुगल बादशाह, ये भी पूछ सकता है कि कौन मुगल बादशाह था, तो यहाँ से मुगलों के साथ इनकी खटास हो जाएगी। बैटल ऑफ सालसेट एंड बसाई, जो कि ईस्ट टेरिटरी की बैटल हो रही है, ये मराठास के साथ हुई थी। तो उस टाइम पर मराठास इनके साथ जो थे वो कौन थे? पेशवा थे सर। तो मराठास के जो पेशवा थे, मराठा के पेशवा, ये 1739 की बात हो रही है। तो इस टाइम पर मराठाओं के पेशवा सबसे पावरफुल पेशवा जो थे, बाजीराव वन, जो आपने बाजीराव मस्तानी वाली पिक्चर के कैरेक्टर देखे हैं वो थे। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। आपको जो लोकेशन बेस्ड जितनी भी नॉलेज होती है हिस्ट्री की ना, वो सब आप मैप पे प्लॉट करके डालो, ताकि रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप ऐसे छोटे छोटे मैप्स बना सकते हो, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाती है यूपीएससी के एग्जामिनर को, और वो आपको और अच्छे नंबर देता है। So this is how the Portuguese power ended with Operation विजय। फाइनली 1961 तक ये कुछ टेरिटरीज में रहे हैं, लेकिन इनके कोई बहुत ज़्यादा पावर वहाँ पर नहीं थी। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, इनके बाद इंडिया में कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं डच, और ये क्या करते हैं डच, नेक्स्ट वीडियो में।